सभी विद्यार्थियों और मेरे यूट्यूब चैनल हिमालय लिटरेचर अकेडमी को देखने वाले सभी मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि हम लोग प्राचीन इतिहास विषय के अच्छे अच्छे टॉपिक्स को उठाते रहते हैं जो आपकी परीक्षा में भी उपयोगी होते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होते हैं। तो आज हम महान आचार्य, प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। तो हम इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र की व्याख्या और प्राचीन परंपरा को देखेंगे कि प्राचीन परंपरा क्या थी और अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, उसके अंदर लिखा क्या है आखिर। तो इसमें 15 अध्याय होते हैं जिनको प्रकरण के नाम से जाना गया है। 15 प्रकरण हैं। इसमें पहला प्रकरण या पहला अध्याय विनयाधिकारक। इसके बहुत सारे भेद हैं, 15-16 इसके भी भेद हैं पहले ही अध्याय में। उसके बाद है दूसरा अध्यक्ष प्रचार, तीसरा है धर्म स्थिर, चौथा है कंटक शोधन और पांचवा है योग वृत्ति, छठवां अध्याय है मंडल योनि, सातवां अध्याय है षाडगुण का सिद्धांत है और आठवां है व्यसनाधिकारिक। नंबर 9 पर अध्याय है अभियास्यत कर्म, नंबर 10 है संग्रामिक, 11 पर है संगवृत्त और 12 पर है आबलीयस और नंबर 13 पर दुर्लंभोपाय है और 14 है औपनिषदक और अंतिम है तंत्र युक्ति। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है, कौटिल्य अर्थशास्त्र आखिर है क्या चीज। हमने बहुत नाम सुना है कौटिल्य अर्थशास्त्र का, आपने बहुत नाम सुना होगा। तो आज हम उसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 वर्ष तक शासन किया था, 323 से लेकर 398 ईसा पूर्व तक। 323 ईसा पूर्व से 398 ईसा पूर्व तक का उसका शासनकाल माना जाता है। और हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त को कौटिल्य या चाणक्य ने ही मौर्य का मगध का सम्राट बनाया था, मगध साम्राज्य का सम्राट बनाया हुआ था। इसके पश्चात किसने चंद्रगुप्त मौर्य ने वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण कर लिया था, शासन भार अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया था और राज्य का संरक्षक अपने गुरु को अर्थात कौटिल्य को बना दिया। बिंदुसार के शासनकाल में ही इस महान नीतिकार का स्वर्गवास हो गया। जो अर्थशास्त्र आज उपलब्ध है उसके रचना काल एवं रचयिता के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। यह जॉली, विंटरनिड्स, A.B. कीथ आदि विद्वान आदि अर्थशास्त्र को ईसा के बाद 3री सदी ईस्वी में लिखा मानते हैं, क्योंकि विद्वानों का विचार है कि अर्थशास्त्र में कुछ सामग्री मौर्य काल के बाद की है। परंतु इसके विपरीत श्याम शास्त्री, डॉक्टर K.P. जायसवाल, फ्लीट, D.R. भंडारकर, R.K. मुखर्जी, विसेंट स्मिथ, S.W. थॉमस आदि विद्वान अर्थशास्त्र को मौर्य काल की रचना बताते हैं। तो अधिकांश विद्वान अर्थशास्त्र को मौर्य काल की ही रचना बताते हैं, जो उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान लिखा रहा होगा। आधुनिक युग में कौटिल्य अर्थशास्त्र की खोज मैसूर राज्य की ओरिएंटल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर श्याम शास्त्री जी ने की थी और तंजौर जिले के एक पंडित से प्राप्त हस्तलिखी पांडुलिपि का सन 1905 ईस्वी में इंडियन एंटीक्वेरी तथा अन्य पत्रों में अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। किसने? श्याम शास्त्री जी ने। मैसूर दरबार की सहायता से अर्थशास्त्र का प्रथम संस्करण सन 1909 में प्रकाशित हुआ। सन 1918 के संस्करण की भूमिका के लेखक J.F. फ्लीट ने भूमिका के अंत में कहा है कि डॉक्टर श्याम शास्त्री द्वारा की गई सेवा के विषय में अत्युक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग असंभव है, अर्थात उसके लिए श्याम शास्त्री जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हमारे भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ राजनीति पर अर्थशास्त्री ही माना जाता है। यदि श्याम शास्त्री जी जो एक लाइब्रेरियन थे उन्होंने इसकी खोज न की होती तो हम आज इस महान ग्रंथ से वंचित रह जाते। तो उन्हें प्राचीन भारत के सामान्य इतिहास के अध्ययन के साधनों में अपनी कृति द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उन्होंने योगदान दिया है श्याम शास्त्री जी ने। हालांकि थे वो लाइब्रेरियन, लेकिन उन्होंने इतिहास की कितनी बड़ी सेवा कर दी, ये उनके लिए वो प्रशंसा के सारे शब्द
कम ही हैं, छोटे ही हैं। उन्हें सदैव स्मरण रखा जाएगा, ऐसा डॉक्टर फ्लीट आदि विद्वान मानते हैं। तो अब हम अर्थशास्त्र की व्याख्या और प्राचीन परंपरा को देख लेते हैं। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में अर्थ एवं अर्थशास्त्र की संक्षिप्त परिभाषा दी है। उसने अर्थ और अर्थशास्त्र क्या है ये बताया है। उसके अनुसार मनुष्य की वृत्ति अर्थात जीविका, क्या जिससे हम धन को प्राप्त करते हैं, जीविका का जो भी साधन होता है, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और या कोई युद्ध कार्य, कुछ भी जिससे भी जीविका चलती हो परिवार की, उसे वृत्ति कहते हैं। तो वृत्ति अर्थ जीविका है। और जिस भूमि पर मनुष्य रहते हैं, जिस जमीन पर मानव रहते हैं, वह भी अर्थ ही है, क्योंकि भूमि से ही हमें धन की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए उन्होंने उस भूमि को ही अर्थ कह दिया है कौटिल्य ने। अस्तु वह शास्त्र अर्थशास्त्र है। उन्होंने कहा कि वह शास्त्र अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसके पालन के उपायों का वर्णन किया गया हो। अर्थात उन्होंने मानव के वृत्ति के साधनों के कारण जिसमें लाभ हो और उसका पालन पोषण हो मानव का, उसे उन्होंने अर्थशास्त्र कहा। कौटिल्य ने अर्थ और अर्थशास्त्र को व्यापक रूप से समझा है। हम केवल अर्थ को धन के प्राप्ति के रूप में समझते हैं, लेकिन कौटिल्य ने इसमें, जबकि आजकल यह राजनीति शास्त्र का ग्रंथ अधिक माना जाता है और नाम है इसका अर्थशास्त्र। हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का विषय अलग पढ़ते हैं और राजनीति शास्त्र के विषय अलग पढ़ते हैं, लेकिन कौटिल्य ने इसके व्यापक स्वरूप को देखा और बहुत सारा उसमें ऐसा उसको व्यापक दृष्टि उनकी थी, बड़ी दृष्टि थी, जिससे उन्होंने सांगोपांग सब चीजों को पकड़ा, मुख्य मुख्य चीजों को समझा। अर्थशास्त्र मनुवती भूमि की प्राप्ति के उपाय बताता है। मनुवती अर्थात जो राजा मनु की भूमि है, मनुष्य के सर्वप्रथम राजा मनु की जो भूमि है, उसकी प्राप्ति के उपाय बतलाता है और उन उपायों द्वारा प्राप्त की हुई भूमि में सुव्यवस्था स्थापित करने तथा मनुष्यों के भरण पोषण के उपायों को भी बतलाता है। इसी बात को मैंने किसी वीडियो में कहा है कि योगक्षेमम वहम्यहम्, अर्थात जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा करना और संरक्षित धन को या संरक्षित वस्तु को बढ़ाना और बढ़े हुए को सदुपयोग में लाना, लोक कल्याण के कार्यों में लगाना। तो अर्थशास्त्र का यही मूल विषय है। तो इसीलिए उसने अर्थशास्त्र की रचना की, राजा को और प्रजा सभी को समझाने के लिए। ऐसा माना जाता है कि उसने विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी, क्योंकि वो उस समय सम्राट था, राजा का था। और हम जानते हैं कि धरती का पहला सार्वभौम सम्राट हमारे देश में चंद्रगुप्त मौर्य ही हुआ है, जिसने पूरे भारत पर और अन्य आसपास पड़ोस के सभी राज्यों पर एक छत्र राज्य किया। उसके पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जनपद और महाजनपद थे, लेकिन इस तरह सार्वभौम सम्राट का, चक्रवर्ती सम्राट का पद चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पाया था। तो कौटिल्य के कारण ही संभव हो सका। इस प्रकार अर्थशास्त्र में शासन व्यवस्था का सांगोपांग वर्णन आ जाता है, अर्थात पूरा का पूरा सिर से पैर तक का वर्णन उसमें आ जाता है। मनुष्याणाम भूमिरर्थ मनुष्यवती भूमिरित्यर्थ पृथिव्या लाभ पालनोपाय शास्त्रमर्थ शास्त्र मिति, ये कौटिल्य ने कहा। श्याम शास्त्री ने भी इस विषय में कहा है, जिन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र की खोज की। उन्होंने अंग्रेजी में कहा है कि ह्यूमैनिटी डिपेंड्स ऑन अर्थ, अर्थात पृथ्वी पर जो मानवता है वह धरती पर ही डिपेंड करती है, निर्भर करती है। एंड अर्थ इज द टेरिटरी वेयर पीपुल लिव टुगेदर, और अर्थ एक ऐसी टेरिटरी है जिस पर सभी मनुष्य साथ साथ रहते हैं। द मीन्स एक्यूरिंग एंड practicing this territory are laid down in the science known as the अर्थशास्त्र। उन्होंने कहा कि जिस पर मनुष्य इस टेरिटरी पर, जिस द्वीप पर, प्रायद्वीप पर, ये जो भूमि है उस पर रहने वाली जो उसका जो विज्ञान है, उसका जो तरीका है, उसे ही अर्थशास्त्र के रूप में जाना गया, उसे कहते हैं अर्थशास्त्र। ये श्याम शास्त्री जी के वर्णन वचन है। भारत में अर्थशास्त्र संबंधी विचार अति प्राचीन काल से ही व्याख्यापित है। मनुष्य जीवन के 4 लक्ष्य हैं। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताए गए हैं। इनमें से प्रथम 3 को कौटिल्य ने त्रिवर्ग की संज्ञा से संबोधित किया है। धर्म, अर्थ और काम को
कौटिल्य ने ही ये नाम दिया है त्रिवर्ग। इन्हीं तीनों लक्ष्यों अर्थों को स्पष्ट करने अर्थात धर्म अर्थ काम को इसके अर्थ को स्पष्ट करने और उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपाय बताए गए हैं उनके विवेचन हेतु ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से धर्मशास्त्रों, अर्थशास्त्रों और काम शास्त्रों की रचना की। बंदोपाध्याय नामक विद्वान का कथन है कि यदि हम पुराणों में समाविष्ट कट्टर परंपरा में विश्वास करें तो ये शास्त्र अथर्ववेद का अंग थे जिन्हें उपवेद समझा गया। ऐसा माना कौटिल्य इस विषय का अंतिम किंतु सबसे महान प्रतिपादक था। इस प्रकार कौटिल्य इस परंपरा की अंतिम परिणति है। अर्थात कौटिल्य और राजशास्त्र तो बाद में भी लिखे लगे हैं, लेकिन कौटिल्य अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ पहले भी नहीं लिखा गया और बाद में भी नहीं लिखा गया। उसने कुछ बाकी ही नहीं छोड़ा किसी अन्य के लिखने के लिए, सारा कुछ उसने समाहित कर दिया अपने ग्रंथ में। अब हम अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को देख लेते हैं, जिसमें पहला है अर्थशास्त्र में 15 अध्याय हैं जिन्हें हम अधिकरण के नाम से 15 अधिकरण हैं ऐसा कहा जाता है, वो करा जाता है। प्रत्येक अधिकरण कुछ प्रकरणों में विभाजित है। हर एक अधिकरण जो है कुछ अन्य उपभागों में विभाजित है। नंबर 1 अधिकरण है विनयाधिकारिक अधिकरण है। इसमें राजा के विनय अर्थात अनुशासन, नियम, राजकाज में राजा के सामान्य व्यवहार जो होता है वह राजा का विनय कहलाता है। इसका निरूपण किया गया है। इस अधिकरण में 20 प्रकरण हैं। पहले प्रकरण का नाम विद्या समुद्देश्य है, जिसमें सभी विद्याओं का संक्षेप में वर्णन किया गया है। दूसरे प्रकरण का नाम बृहद संयोग है, जिसमें विद्वान पुरुषों की संगति के लाभ का विवेचन किया गया है। तीसरा है इंद्रियों की विजय, अर्थात राजा को इंद्रिय जित होना चाहिए ऐसा कहा गया है। चौथे अध्याय में अमात्यों का वर्णन है। पांचवा अध्याय मंत्री और पुरोहितों का विवेचन है। इसमें मंत्री कैसे होते हैं, पुरोहित कौन होते हैं, उनका क्या कार्य है। छठा अध्याय अमात्यों के भावों का छुप कर पता लगाना, अर्थात मंत्री कहीं अंदर विरोध तो नहीं कर रहे हैं, विद्रोह तो नहीं कर रहे हैं, इन सब भावों का पता लगाना। सातवां है गुप्तचरों के प्रकार। आपको हम एक वीडियो बना चुके हैं गुप्तचर पर। गुप्तचर व्यवस्था कितनी अच्छी थी हमारे भारत में, इससे आप जान सकते हैं। तो गुप्तचरों के प्रकार का विवेचन भी हमें कौटिल्य से ही मिलता है, कौटिल्य अर्थशास्त्र से ही मिलता है। 8वां है गुप्तचरों के कार्य है और 11वां है मंत्रणा। मंत्रणा अर्थात सलाह, जो विशेष सलाहकार होते हैं राजा के, उनसे सलाह करना और कैसे सलाह की जाए, परिषद कैसी होनी चाहिए, ये सब उसमें वर्णन है। 12वां है दूत का विवेचन। दूत कितने प्रकार के होते हैं, दूत का क्या कार्य है, इन सब बातों का विवेचन दूत विवेचन में है। 13वां है राजपुत्रों से राजा की रक्षा। कभी कभी बहुत सारे राजपुत्र हो जाते हैं तो वे आगे चलकर युवराज बनने के लिए अथवा राजाधिराज राजा की गद्दी पाने के लिए षड्यंत्र करने लगते हैं, तो भूल जाते हैं कि हमारे पिता हैं और उनके खिलाफ ही साजिश करने लगते हैं, तो इनसे भी राजा की रक्षा आवश्यक होती है। और 16वां और अन्य जो है 20 तक जो है उसमें अन्य राजा के कर्तव्य आदि और अन्य जो कार्य बचते हैं वो सब उसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे कार्य केवल विनयाधिकारिक नामक अध्याय के अंतर्गत देखे। दूसरा है अध्यक्ष प्रचार। इनमें शासन के यह अध्यक्ष प्रचार, इनमें शासन के मुख्य अध्यक्षों के कर्तव्य, अध्यक्ष मतलब विभागों के अधिकारी के कर्तव्य और उनके विभिन्न विभागों का निरूपण है। दूसरा है धर्म स्थिर। तीसरा है धर्म स्थिर। ये जो है इसमें न्यायाधीश का नाम, इस जो धर्म स्थिर है ये न्यायालय का न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, जिसको ये धर्म स्थिर कहा जाता है। उसका नाम होता है धर्मस्थ। जज का नाम है धर्मस्थ। इसमें अर्थात उस कुर्सी का नाम है धर्मस्थ, उस पद का नाम है। इसमें धर्मशास्त्र के अनुसार मामलों और मुकदमों के निर्णय निरूपित किए जाते थे। चौथा है कंटक शोधन। जैसा कि नाम से ही प्रकट है, कांटे निकालना। कंटक यानी कांटा, शोधन मतलब निकालना, अर्थात ये भी न्यायालय से ही संबंधित है और आपराधिक मामलों में व्यक्तियों को दंड देने के ढंग और नियम इसमें बताए गए हैं। 5वां है योग वृत्त। इसमें राजा के प्रति राज कर्मचारियों के कर्तव्यों और विश्वासघाती कर्मचारियों के प्रतिकार के उपाय बताए गए हैं। 6वां है मंडल योनि। इसमें शत्रु राष्ट्रों को वश में करने का विवेचन है। छात्रों में इस पर मंडल पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, जिसे आप लोग देख लीजिएगा, बड़ा ही उपयोगी है वो। 7वां है षाडगुण। इस पर भी मैं बिल्कुल संक्षिप्त वीडियो बना दूंगी कभी।
इसमें संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव पर आधारित 6 सूत्रीय पर राज्य अर्थात विदेश नीति संबंधी नीति का विवेचन होता है कि किस विदेशों से कैसे हमें संबंध रखने चाहिए, कहां पर शत्रुता, कहां पर मित्रता। और 8वां है व्यसनाधिकारिक। इसमें सब प्रकार के व्यसनों का, व्यसन अर्थात जो बुरी आदतें होती हैं उनका वर्णन है व्यसनाधिकारिक में। और फिर है अभियास्यत कर्म। अभियास्यत कर्म का मतलब होता है कि दूसरे देश में आक्रमण करने को अभियास्यत कर्म कहते हैं। इसमें विनय के निमित्त या अनुशासन के निमित्त प्रस्थान करने से पूर्व विचारणीय जो विषय होते हैं उन पर विचार किया जाता है। और नंबर 10 पर है संग्रामिक। इसमें विनय के लिए युद्ध संबंधी नियमों का विवेचन होता है। और नंबर 11 पर है संघवृत्त। संघ राज्यों में फूट डालने के नियमों का इसमें वर्णन दिखाई पड़ता है। नंबर 12 है आबलियस। आबलियस होता है बलवान शत्रु के आक्रमण करने को आबलियस कहते हैं। अतः इसमें दुर्बल राजाओं द्वारा प्रबल राजाओं के प्रतिकार संबंधी नियम अर्थात शक्तिशाली शत्रु से कैसे अपनी रक्षा की जाए इस प्रकार के नियम बतलाए गए हैं। नंबर 13 दुर्ग लंबोपाय। शत्रु के दुर्गों पर किस प्रकार अधिकार किया जाए। नंबर 14 औपनिषदक। इसमें औषधि और मंत्र के रहस्यों का वर्णन है अर्थात गुप्त रूप से शत्रु पर विजय, जादू, टोना, टोटका और इस प्रकार का किस प्रकार का प्रयोग करके किस प्रकार शत्रु पर विजय प्राप्ति की जाए इसे औपनिषदक कहते हैं। अंतिम है तंत्र युक्ति। तंत्र को शास्त्र को तंत्र कहते हैं। तंत्र अर्थात होता है सिस्टम। इसमें अर्थशास्त्र के निर्णय की युक्तियों का वर्णन है। स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र में राजनीतिक गतिविधियों के संपूर्ण क्षेत्र का विवेचन किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति से संबंधित प्रत्येक विषय पर कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसका विवेचन किया है। और गैबट का विचार है कि अर्थशास्त्र यथार्थ प्रशासन के अनुभव पर आधारित नहीं है, यह एक विशेष प्रकार के नियमों का संग्रह है, उनका कथन है। इसी कारण इसे एक अनोखा शास्त्र, अटिपिकल शास्त्र कहा गया है। इसमें विहित किए गए जो नियम है वह व्यवहारिक होने की अपेक्षा उन्होंने कहा कि इसमें ये आदर्श अधिक है। तो दोस्तों जो भी हो, भारतवर्ष के लिए राजनीति के का अध्ययन करते समय इस शास्त्र की, अर्थशास्त्र की उपेक्षा कभी भी नहीं की जा सकती है। भारत का जो राजनीतिक इतिहास है वो अर्थशास्त्र के बिना अधूरा है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।